माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम लोग सीखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये मॉडल वॉटसन एंड क्रिक जो दो साइंटिस्ट थे जिनका इंट्रोडक्शन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन दोनों ने 1953 में दुनिया के सामने रखा। ठीक है, दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था। यू नो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल, कि ये जो मॉडल था, मैंने आपको शायद बताया भी था लास्ट सेशन में, कि ये जो मॉडल था इस पर वॉटसन एंड क्रिक ने बहुत वर्क किया, बहुत इन्होंने काम किया इस पर, बट उनको हर बार कोई ना कोई कमियां मिल जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए जा रही थी और इनको वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें रिवील नहीं कर पा रहे थे जो इन्होंने सोची थी। बट डीमोटिवेट नहीं हुए वो उस चीज़ से, लगातार उस पर वर्क करते गए एंड फाइनली ये मॉडल उन्होंने अच्छे से दुनिया के सामने रखा, बताया कि जिस डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि इतने लॉन्ग टाइम से एक मिस्ट्री बना हुआ है, विच इज़ फाइन टू डिफिकल्ट, वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, एंड उनको नोबेल प्राइज भी मिला, है ना। तो हमने ये भी सीखा, जब भी आप डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे मार्क्स नहीं आते, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए था, एंड हम इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम तैयारी करना ही छोड़ देते हैं या डिरेल हो जाते हैं अपने पाथ से और हम कुछ और चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, स्क्रॉलिंग में, सोशल मीडिया पे। तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहोगे, अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढोगे और उन पर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर देंगे। किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो रिजल्ट में आपको कुछ भी ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपको पहले से बेहतर बनाएगी, एंड अगर आप उसमें भी लगे रहे तो फिर नीट क्रैक तो कर ही लोगे, है ना। बट येस, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैशन से और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन से वर्क करना पड़ेगा, और वो भी लगातार। बीच में ऐसा नहीं है कि बस नहीं हुआ, मार्क्स नहीं आए तो छोड़ दिया, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस मॉडल से ध्यान में रखनी है। ओके, पढ़े इस मॉडल के बारे में कि क्या बताया वॉटसन एंड क्रिक ने। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे से डीएनए का स्ट्रक्चर हमें दुनिया को 1953 में समझ आया हो, बट डीएनए एज अ सब्सटेंस डिस्कवर हो चुका था मेंडल के ही टाइम पर, लगभग 1869 में। बट अगेन वो डीएनए या क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं समझ पाए थे। फ्रेडरिक मिशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, है ना, मैंने शुरू में आपको बताया था इस चैप्टर के कि फ्रेडरिक मिशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस डिस्कवर किया था और उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन। However, due to technical limitations in isolating such a long polymer, उन्होंने कहा कि भाई मुझे न्यूक्लियस में कोई बहुत बड़ा एक लॉन्ग पॉलीमेरिक सब्सटेंस मिला है जो कि एसिडिक सब्सटेंस है, ये तो मैं कह सकता हूँ, बट वो क्या स्ट्रक्चर रखता है क्या नहीं, ये सब चीज़ें वो नहीं समझा पाए थे। और उसके लगभग देखो ना आप, लगभग 100 ऑफ ईयर्स तक ये चीज़ें समझ में भी नहीं आई थी। फिर जाके जब हमारे पास टेक्निकली हम और साउंड हुए, हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स आई, तब जाके वॉटसन एंड क्रिक इस स्ट्रक्चर को रिवील कर पाए। एंड उनने भी इस एक्सपेरिमेंट, मतलब इस मॉडल के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भी हेल्प ली थी बच्चों। जैसे कि इनका जो ये मॉडल था, ये किस पर बेस्ड था, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं नीट में। इट वॉज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया था। उस डेटा को यूज करके इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, वेरी सिंपल मॉडल बट वेरी फेमस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ दिस मॉडल बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए से रिलेटेड जो भी मेन प्रॉब्लम्स थी कि डीएनए कैसे खुद को रेप्लिकेट करता है, आरएनए को कैसे बनाता है, कैसे उसमें दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहते हैं, वो सारी चीज़ें सॉल्व हुई बेस पेयरिंग से। जैसे ही समझ में आया कि यार डीएनए में जब दो चेन आपस में जुड़ती है ना, लास्ट सेशन में तो हमने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये एक चेन कैसे बनती है। तो वो तो हमें समझ में आ गया था कि भाई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। बट इस एक चेन के सामने अगर मैं दूसरी चेन रख दूं और कहूं कि दोनों को आपस में जुड़ना है, तो वो कैसे जुड़ेंगी, वो चीज़ इसी डबल हेलिक्स मॉडल से समझ में आई थी। और उसमें उन्होंने कहा कि दूसरी जो चेन है ना, मैंने आपको कहा था लास्ट सेशन में बताया था कि जो दूसरी चेन है वो इसके रिवर्स एंटी पैरेलल होगी। अगर एक चेन 5 to 3 है तो दूसरी चेन 3 to 5 होगी, यानी इसके सामने सेम ऐसी ही चेन बना दो, इसको 180 डिग्री पर रोटेट करके, जस्ट मिरर इमेज बना दो इसकी, तो क्या दोनों आमने सामने आ जाएंगे क्या? दोनों कौन? अगर मान लो इसमें ए है और इसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड में टी है,
तो यहाँ तो बनेगा शुगर फॉस्फेट, ठीक है, इधर आपको 3 एंड रखना है ना, शुगर फॉस्फेट, और यहाँ आ जाएगा थाइमिन। ऐसे ही थाइमिन के सामने एडेनिन, ये मतलब कोई भी नाइट्रोजनस बेस आता जाएगा, और दोनों चेन्स में ये दोनों बेस हैं जो आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ये बात दुनिया को किसने बताई बच्चों, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो उनके मॉडल का जो हॉलमार्क था वो क्या था, वो था बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिससे डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर रिवील हुआ, ठीक है। However, this proposition was also based on, और हाँ, उन्होंने ना सिर्फ इस मॉडल की हेल्प ली थी, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की हेल्प ली थी, बल्कि इस मॉडल को समझाने के लिए वॉटसन एंड क्रिक ने इरविन चारगाफ की कुछ ऑब्जर्वेशंस भी यूज की थी। क्या ऑब्जर्वेशंस थे बच्चों इरविन चारगाफ के? चारगाफ्स रूल पूछते हैं कई बार नीट में। चारगाफ्स रूल क्या होता है समझना, देखो एक पॉइंट समझाती हूँ मैं तुम्हें, कि जो इरविन चारगाफ थे ना, उन्होंने 2 बातें कही थी। क्या 2 बातें कही थी? एक तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी डीएनए में अगर हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं ना, तो इरविन चारगाफ को एक बात तो समझ में आ गई थी कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा टोटल प्यूरिन्स बराबर होती हैं टोटल पायरिमिडीन्स के। हमने लास्ट सेशन में सीखा था क्या, प्यूरिन्स कौन सी होती हैं? प्यूरिन्स होती हैं एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडीन्स कौन सी होती हैं बच्चों? पायरिमिडीन्स होती हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो यूरेसिल तो लेना ही नहीं है हमको। तो जो भी टोटल अमाउंट है एडेनिन एंड गुआनिन का, और जो भी टोटल अमाउंट है साइटोसिन एंड थाइमिन का, इसका जो आंसर है, जो भी सम है इसका और इसका, वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, कि a+g/c+t इज इक्वल टू 1। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उनका रेशो 1 ही आएगा, ओके। तो टोटल प्यूरिन्स अपॉन टोटल पायरिमिडीन्स किसी भी डीएनए में क्या होती हैं बच्चों, सेम होती हैं, इसलिए उनका रेशो भी 1 आता है ना। हालांकि इसका जो रीजन है एग्जैक्टली वो डबल हेलिक्स मॉडल में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ओके। एंड दूसरी बात, इरविन चारगाफ ने एक रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस भी दिया था। रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस क्या है? देखो दोनों में बहुत माइनर सा फर्क है, बट डिफरेंस है, आपको ध्यान देना है। रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस में उन्होंने कहा कि जो 2 आपस में जुड़ते हैं, अभी आप पढ़ोगे डबल हेलिक्स मॉडल में, कि अगर एक चेन में A-T-C-G कोई भी एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर, तो हमेशा सामने वाली चेन में A के सामने T होगा, T के सामने A होगा, C के सामने G या G के सामने C। यानी समझ रहे हो आप मेरी बात? वॉटसन एंड क्रिक ने कहा कि A और T आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। यानी A तो प्यूरिन है और T क्या है, पायरिमिडीन है। तो जहां पर भी डीएनए के एक स्ट्रैंड में A होगा ना, उसके सामने वाले स्ट्रैंड में डेफिनेटली T ही होगा। या मैं वाइस वर्सा भी बोल सकती हूँ कि अगर इस स्ट्रैंड में T है तो सामने A ही आएगा। यानी जो बॉन्डिंग होगी वो हमेशा A और T के बीच में होगी। ये हम 2 चेन्स की बात कर रहे हैं, एक चेन में नहीं जुड़ रहे हैं ये आपस में। एक चेन में तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, अभी हम 2 आमने सामने के चेन्स की बात कर रहे हैं। चाहे मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाऊं या ऐसे लीनियर बनाऊं, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है T का, और C किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चों, G का, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हो आप, ओके। तो ये बात कब समझ में आई थी वॉटसन एंड क्रिक को, जब उन्होंने इरविन चारगाफ का एक रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस देखा था। इरविन चारगाफ ने कहा था कि जो A+T है, यानी इन दोनों को जोड़ रही हूँ अब की बार में, अपॉन C+G अगर करेंगे, है ना, ये सेम है क्या, देखना जरा, सेम लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऊपर 2 प्यूरिन है, नीचे 2 पायरिमिडीन है। यहाँ ऊपर प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन एंड प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन है, वो भी वो वाली जो आपस में जुड़ती हैं। मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि A+C और T+G, ये भी तो एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन है, पर ऐसा नहीं लिखना है हमको, है ना। तो इसका जो रेशो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ स्पीशी। दूसरी बात इरविन चारगाफ ने क्या कही कि आप किसी भी डीएनए में, किसी भी स्पीशीज में जब रेशो निकालोगे ना एडेनिन थाइमिन अपॉन साइटोसिन गुआनिन का, तो एक कांस्टेंट फिगर आएगा फॉर अ स्पीशीज। इनका नंबर अलग अलग वेरी कर सकता है, एक ह्यूमन, दूसरे ह्यूमन, तीसरे ह्यूमन में, जरूरी नहीं है। मान लो किसी में तो A+T की वैल्यू है 10, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, और किसी दूसरे में C+G की वैल्यू है 30, तो रेशो आया 1/3, 1:3। और एक दूसरे ह्यूमन में A+T की वैल्यू है मान लो 30 और C+G की वैल्यू है मान लो 90। मैं जस्ट एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, ये कुछ वैलिड फिगर्स नहीं है, तो भी यहाँ पर रेशो 1:3 ही आएगा ना।
तो ये चीज़ वो समझा रहे थे कि अगर आप इसको देखोगे तो देयर विल बी अ कांस्टेंट फिगर फॉर अ स्पीशीज। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेस देन 1, मोर देन 1। जनरली प्रोकैरियोट्स में ये लेस देन 1 होता है और यूकैरियोट्स में मोर देन 1 होता है, ठीक है, बट इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। तो जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा इरविन चारगाफ ने और एक ये बात कह दी, तो इनको समझ में आ गया वॉटसन एंड क्रिक को कि भाई ये सिर्फ तब पॉसिबल है, ध्यान से देखना, जब डीएनए के दो स्ट्रैंड जब जुड़े ना एक दूसरे से, तो बेसिस जुड़े, यानी ए और टी आमने सामने आ जाए। ये रही शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये रही शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और यहाँ पर ये रही शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो ये आमने सामने आ जाए, ओके। और ये दोनों ऑब्जर्वेशन तभी फिट बैठेंगी जब ए तो जुड़े टी से और जी जुड़े सी से। क्योंकि देखो जरा क्या होगा, अगर हम ऐसा करें, मान लो मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखती हूँ यहाँ पर, सी जी, टी ए टी, सी जी। तो जरा ध्यान से मुझे बताओ, ये पूरा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया मैंने छोटा सा। इस डीएनए में एडेनिन कितने हैं बच्चों? 1 2 3, ठीक है। और एडेनिन के साथ तुम्हें ग्वानिन देखना है, ग्वानिन कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। 3 + 3 6 हो गया। और यहाँ पर मुझे साइटोसिन का नंबर काउंट करना, 1 2 3। और क्या बचा? थाइमिन, थाइमिन कितने हैं? 1 2 3। तो हो गया ना, ये भी 6 है, ये भी 6। ऐसा क्यों हो पाया जरा ध्यान से देखना। अगर यहाँ एक प्यूरिन है तो उसके सामने कौन पेयरिंग करता है? पायरीमिडीन। अगर यहाँ पर एक जी कौन है? प्यूरिन, तो उसके सामने कौन पेयरिंग करता है? पायरीमिडीन। तो हमेशा एक प्यूरिन के सामने कौन आता है? पायरीमिडीन। अगर ये प्यूरिन है तो इसके सामने पायरीमिडीन, सी पायरीमिडीन है तो उसके सामने प्यूरिन। समझ रहे हो क्या बात आप लोग? टी क्या है? टी क्या है? पायरीमिडीन है तो उसके सामने प्यूरिन। हमेशा प्यूरिन और पायरीमिडीन के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो अगर इस स्ट्रैंड में 10 मोती हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड है और इधर भी 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो उनमें जितने इधर प्यूरिन है उतने ही उसके सामने पायरीमिडीन होंगे, या इतने इधर जितने प्यूरिन है उतने ही पायरीमिडीन होंगे। तो टोटल प्यूरिन्स अपॉन टोटल पायरीमिडीन्स का रेशियो तो 1 आएगा। और क्योंकि ये बॉन्डिंग इस तरह होती है तो A+T/C+G का रेशियो कुछ एक फिगर आएगी जो उस स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होगी, दूसरी स्पीशीज में वेरी करेगी। यहाँ स्पीशीज नहीं है, यहाँ तो दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है सब में ये रेशियो 1 आएगा, वेदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना। बट यहाँ पर स्पीशीज वाइज ये रेशियो वेरी करेगा। तो इस चीज से उनको क्या इंडिकेशन मिला कि भाई ये चीज तभी पॉसिबल है जब बेस पेयरिंग इस तरह से हो। तो बस उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल में ये सारी बातें समझा दी। तो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिक्स मॉडल को 2 चीज़ों पर बेस्ड बनाया था। एक तो उन्होंने हेल्प ली थी विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की, वो क्या था बहुत डिटेल्ड है, वो सब मैं आपको नहीं जाना, ओके। एंड दूसरा उन्होंने हेल्प ली थी इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशंस की। क्या लिखा है इसमें, क्या था उनका ऑब्जर्वेशन? दैट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, मैं बताऊंगी अभी तुम्हें। फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन, यहाँ पर एनसीईआरटी में ना दोनों लॉ को मिक्स कर दिया है, देखो, द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, यानी एनसीईआरटी कह रही है एडेनिन एंड थाइमिन में A+T को ऐड कर दूं, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन यानी G+C को ऐड कर दूं। ये दोनों प्यूरिन थोड़ी ना है, तो ये सेकेंड वाले की बात हो रही है जो मैंने इधर लिखा था, रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस की। इस कांस्टेंट यहाँ तक तो सही है कि इसका रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। बट आई डोंट नो व्हाई कि इसके आगे लिख दिया इट इज इक्वल टू 1। तो इट इज इक्वल टू 1 नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी स्पीशीज़ में हो, बट मोस्ट ऑफ द नहीं है। इन्होंने 2 बातें मिक्स कर दी है यहाँ पर, आप ऐड कर लेना। कांस्टेंट तक तो ठीक है, एंड उसके बाद आप लिखना 1 कब आएगा? जब A+G टोटल प्यूरिन्स को टोटल पायरीमिडीन में ऐड करेंगे तो इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो किसका रेशियो है? कांस्टेंट कब आएगा? कांस्टेंट आएगा A+T/G+C, तो कांस्टेंट, बट A+G/C+T जहां पर ये हैं टोटल प्यूरिन्स और ये हैं टोटल पायरीमिडीन, ये 1 आएगा हमेशा। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ें क्या? नाउ द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि ये जो बेस पेयरिंग है ना, ये क्या दे रही है डीएनए को? एक यूनिक प्रॉपर्टी दे रही है। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
Therefore, if the sequence of bases in one strand is known, नीट में क्वेश्चन आते हैं, आपको दे देते हैं कि अगर मान लो डीएनए के एक स्ट्रैंड में ये सीक्वेंस है बेसिस की, तो बताओ इसके सामने वाले में क्या सीक्वेंस होगी। इफ वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड। आप बता सकते हो मुझे बच्चों कि क्या होगा यहाँ पर सामने वाले स्ट्रैंड की सीक्वेंस, ए के सामने हमेशा टी, जी के सामने सी, ऐसा कुछ होगा क्या दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस, फिर इनके बीच में बॉन्ड्स बनते जाएंगे, वो हम सीखेंगे अभी कैसे बनेंगे। ठीक है, क्लियर। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने अपने मॉडल से समझाई थी, जो हम बाद में अलग से भी डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने ही सबसे पहले समझाया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता होगा। तो उन्होंने कहा इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, मान लो हम पेरेंटल डीएनए मान लें, यहाँ पे पेरेंट का मतलब पेरेंट और हम नहीं, पेरेंट का मतलब मदर सेल का डीएनए, पेरेंटल डीएनए, वो मदर सेल सिंपली डिवाइड कर रही है, माइटोसिस मियोसिस कुछ भी करे, मान लो माइटोसिस कर रही है, तो उसका डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। द टू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी डीएनए, यानी ये तो मैं ऐसे समझ में नहीं आएगी, मुझे बना के ही बताना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है लाइन बच्चों कि अगर मान लो ये एक पेरेंटल डीएनए है जहां पर यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, तो हमें पता है एक तो इसके सामने क्या होगा, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, बस मैंने अभी बॉन्ड बनाए नहीं है। तो अगर मैं इसको एक पेरेंटल डीएनए मान लूं, तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही दुनिया को ये सजेस्ट किया कि जब रेप्लिकेशन में हम कहते हैं ना डीएनए ने अपने जैसी कॉपी बना ली है, नहीं पढ़ते हम एस फेज में कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, उसने अपना सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया जो बिल्कुल उसकी टू कॉपी है। वो कैसे बनाता है, उसमें क्या होता है, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं, अलग अलग खुलते हैं, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। और जब ये अलग अलग हो रहे होते हैं तो इनके अलग होने के दौरान देखना ज़रा इधर, मान लो ये दोनों ऐसे एकदम से अलग नहीं हो गए, धीरे धीरे अलग होंगे, वो हम बाद में समझेंगे, पर मान लो ये अलग हो गए, तो यहाँ पर तो ये वाला आ गया, थोड़ा सा लिख लेती हूँ, और यहाँ पर ये वाला चला गया CGG, ओके। तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटरिटी इतनी पक्की है कि जो इसके अलोंग एक नया स्ट्रैंड बनेगा ना, उसमें अपने आप ही ए के सामने टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी जी, इस तरह के न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और चेन बनाते जाएंगे। ऐसा ही यहाँ होगा कि टी के सामने एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड आएगा जिसके पास ए है, फिर टी, फिर सी, जी, सी, है ना, सी, ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो दो स्ट्रैंड बन गए क्या, इन दोनों को हम कहेंगे डॉटर डीएनए। ये दो क्या हैं, उस पेरेंटल डीएनए के डॉटर डीएनए। ये मदर सेल का डीएनए है, ये डॉटर सेल्स का डीएनए, इसलिए मदर डॉटर वर्ड यूज किया है हमने, ठीक है। तो ये जो डॉटर डीएनए जरा ध्यान से देखना, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं क्या, ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों स्ट्रैंड भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट ये डीएनए इस डीएनए के आइडेंटिकल है क्या। अगर यहाँ AT है तो यहाँ भी AT है, यहाँ TA है तो यहाँ भी TA है, यहाँ CG है तो यहाँ भी CG है, बिल्कुल एग्जैक्टली टू कॉपी है क्या ये एक दूसरे की। तो ये कब पॉसिबल हुआ, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी। और ये इसका भी आइडेंटिकल है क्या, देखना जरा, AT TA CG, बट ऑब्वियस अगर कॉम्प्लीमेंटैरिटी काम करती है तो ये प्रोसेस इसी तरह से होता है। और बाद में लेटर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस प्रूफ भी हुआ था, अलग से पढ़ेंगे हम ये पूरा टॉपिक, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना कि वॉटसन एंड क्रिक ने ही समझाई थी ये चीज़ भी दुनिया को। तो यहाँ क्या लिखा है कि अब दोबारा पढ़ लेते हैं, इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए दैट इज पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया था, द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो प्रोड्यूस हुए हैं, डॉटर डीएनए मान रहे हैं हम उन्हें, प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पेरेंटल डीएनए के और एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर। तो क्या सैलाइन फीचर्स थे इस डबल हेलिक्स मॉडल के मेन जो हमें पढ़ने हैं। पहला, उन्होंने पहली बात बोली कि भाई बिल्कुल ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए के पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, वेयर द बैकबोन
बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर फॉस्फेट की, वही जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। एंड हमेशा मैं ऐसे बना रही हूँ ना डीएनए, तो जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, और ये जो बैकबोन है ये किसकी है? ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। अगर एक चेन ऐसे है तो दूसरी ऐसे होगी बच्चों, यानी इसका फॉस्फेट इधर है तो ये इसका 3 एंड है, इसका फॉस्फेट इधर है तो ये इसका 5 एंड है, ये 5 एंड है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 5 होगा। लास्ट सेशन में समझाया था 3 एंड 5 एंड क्या होता है। ओके, तो उन्होंने कहा कि भाई इस चेन का बैकबोन तो बना है शुगर फॉस्फेट से एंड बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड। एंड दूसरा, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी, कीवर्ड है यहाँ पर एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5 to 3 तो दूसरे में क्या होगा? 3 to 5। तीसरा पॉइंट कि द बेसिस, अब जो पूरे टाइम में तो मैं हॉलमार्क समझा रही हूँ ना इस मॉडल का, वो यहाँ पर बताया है, वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया था कि द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब मैं अभी तक मैंने तुमको ये तो बोल दिया था कि भाई ये दोनों आमने सामने हैं, पर ये कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? भाई हमने जब एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा बच्चों, तब तो 2 तरह के बॉन्ड पढ़े थे ना, याद है आप लोगों को कि एक न्यूक्लियोटाइड में यहाँ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यहाँ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। फिर जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े तब कौन सा बॉन्ड पड़ा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पड़ा। अब कह रही हूँ मैं एक चेन और दूसरी चेन आमने सामने है और उनके न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जुड़ना है। ढंग से पढ़ लेना नीट में। अगर तुमसे कहें विद इन अ चेन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है तो कौन सा बॉन्ड आएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बट अगर वो तुम्हें कहें कि 2 ऑपोजिट चेन्स में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है आपस में, तो फिर कौन सा बॉन्ड आएगा? तब आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो यहाँ पर जब ये बेस पेयर आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो इनके बीच में जो बॉन्ड मैं बना रही हूँ दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसमें भी फिक्स होता है कि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 2 चेन्स आपस में बेस पेयरिंग कौन से बॉन्ड से होती है बच्चों? बेस पेयरिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिससे बेस पेयर बन जाता है। उसमें फिक्स है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको पूरा ऐसे लास्ट टाइम पे रिवीजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा लिख लो। तो एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, G इधर लिखूं, C इधर लिखूं, तो ये दोनों प्यूरिन है। ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू अ पायरिमिडीन। हमेशा ऐसा हुआ है, कभी ऐसा नहीं होगा कि A और G जुड़ जाएं, प्यूरिन से जुड़ जाए, या C और T आपस में जुड़ जाएं। ऐसे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा आमने सामने, C के सामने T कभी आएगा ही नहीं। ठीक है क्या? इवन उसमें भी फिक्स है, ऐसा नहीं कि कोई भी प्यूरिन किसी भी पायरिमिडीन से जुड़ जाए। A को आप C से जोड़ दो चाहे T से जोड़ दो, नहीं। AT इंग्लिश में प्रपोजिशन होता है ना एट, तो हमेशा याद रखो एट, और GC या CG जो भी याद रखो, एट याद रखो, दूसरा अपने आप ही याद रहेगा। ठीक है, क्लियर? सो ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू अ पायरिमिडीन। एंड यस, यहाँ पर एक और फैक्ट उन्होंने रखा कि क्योंकि प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आती है ना, तो देखो चाहे से जब हम डीएनए को ऐसे देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल की फॉर्म में, तो हमें लग रहा होगा कि डीएनए कहीं से नैरो है, कहीं से ब्रॉड है, कहीं से ब्रॉड है, कहीं से नैरो है। ऐसा नहीं है बच्चों। आपने वो सीढ़ियाँ देखी है, घूमती हुई रिवॉल्विंग सीढ़ियाँ, उनमें चाहे से वो उनका शेप हम इस तरह बनाते हैं हेलिकली, लेकिन जो एक सीढ़ी की विड्थ होती है वो लगभग सब में सेम होती है ना। हो सकता है डिज़ाइन के लिए वहाँ सीढ़ियों को छोटा बड़ा कर दें, पर डीएनए में ऐसा नहीं है। डीएनए में अगर मैं इस हेलिक्स को बिल्कुल सीधा खोल लूँ, है ना, बिल्कुल सीधा खोल लूँ और डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को देखूँ, तो मुझे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस मिलेगा दोनों के बीच में। यानी अगर इधर एक प्यूरिन है, इधर पायरिमिडीन है, तो जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी है उतनी ही बॉन्ड लेंथ इसकी भी होगी। चाहे A और T के बीच में बॉन्ड बना लो, चाहे C एंड G के बीच में बॉन्ड बना लो, बॉन्ड लेंथ बराबर रहेगी। नंबर ऑफ बॉन्ड वेरी कर रहे हैं, AT डबल बॉन्ड से जुड़ा है, CG ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, बट बॉन्ड लेंथ जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है, अगर सोचो वो छोटी बड़ी होती तो ऐसे नहीं होता क्या, ये स्ट्रैंड ऐसे होते,
कहीं तो ये ज़्यादा दूर हैं, कहीं पास हैं, कहीं दो A और T ज़्यादा दूर हैं, कहीं C और G पास पास है। ओके, बट ऐसा नहीं है, जिगजैग नहीं है ये, ऐसा ये एकदम कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। और ये जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस है ना बच्चों, ये लगभग आया था उनके मॉडल में 20 एंगस्ट्रॉम। तुम्हारे लिए एक चीज़ और बता देती हूँ, एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं है। तुमने कभी सुना है डीएनए के भी टाइप्स होते हैं? डीएनए के जनरली 5 मेजर टाइप्स होते हैं जिनके बारे में जेनेटिसिस्ट पढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अच्छा एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। उसमें होता है A, B, C, D एंड Z। कौन से 5 टाइप होते हैं? कहाँ गया, मैंने एक टेबल ली थी इसमें, चलो कोई नहीं, वैसे ही बता देती हूँ। 5 तरह के डीएनए होते हैं, A, B, C, D एंड Z डीएनए, ठीक है। तो ये जो डबल हेलिक्स में डिस्क्राइब किया गया था ना, दिस वाज अ बी डीएनए। तो जितने भी डायमेंशंस आप इसमें पढ़ोगे डबल हेलिक्स मॉडल में, वो बी डीएनए के हैं। मतलब 5 तरह के डीएनए में, जो 5 तरह के डीएनए कह रही हूँ ना मैं तुम्हें, A, B, C, D और एक है Z डीएनए, ये 5 डीएनए में कोई बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने हैं, डबल स्ट्रैंडेड है, सिर्फ डायमेंशंस का फर्क है। जैसे यहाँ मैं कह रही हूँ कि जो चौड़ाई है, इसकी विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, क्या पता किसी और में 18 हो, थोड़ा बहुत वेरी करता है, अदरवाइज मेन स्ट्रक्चर सारे 5 डीएनए का सेम है, ठीक है। और एक इनमें वेरी करती है कॉइलिंग, कोई राइट हैंडेड है, कोई लेफ्ट हैंडेड है। तो ध्यान रखना यहाँ पर बी डीएनए लेफ्ट कॉइलिंग, लेफ्ट हैंडेड, सॉरी, बी डीएनए राइट हैंडेड कॉइलिंग बताता है। दिस इज राइट हैंडेड कॉइलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लिखा है एनसीईआरटी में, राइट हैंडेड कॉइलिंग। ये 2 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, ओके। वैसे मोस्ट ऑफ द राइट हैंडेड कॉइलिंग ही होता है, जनरली Z ऐसा है जो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है, अदरवाइज सारे राइट है, ठीक है। लिख रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले तो ये पॉइंट कंप्लीट कर लो। क्योंकि प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आती है, दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स, और ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस बी डीएनए में है 20 एंगस्ट्रॉम, जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने मॉडल में, ठीक है। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, यहाँ पे राइट हैंडेड कॉइलिंग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डीएनए में राइट हैंडेड कॉइलिंग ही होती है, Z डीएनए में लेफ्ट कॉइलिंग है। द पिच ऑफ द हेलिक्स, अब यहाँ पे पिच का क्या मतलब है, अगेन देखो डायग्राम में कि ये जो उन्होंने कहा कि भाई जैसे पिच नहीं होता क्रिकेट का, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, वैसे ही उन्होंने कहा कि डीएनए में खूब सारे हेलिक्स, मतलब ऐसे डीएनए हेलिकली कॉइल्ड हो रखा है, तो इस हेलिक्स का एक पिच, मान लो किसको कहेंगे एक पिच, अगर मैं नाइट्रोजनस बेस को गिनूं तो 10 बेस पेयर जहां से जहां तक भी आ रहे हैं, या सॉरी ऐसे मत करो, तुम इसे ऐसे करो बच्चों कि उन्होंने कहा कि व्हाट इज पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री टर्न, कि जब आप इस हेलिक्स को कॉइल कर रहे हो तो जब एक 360 डिग्री का सर्कल पूरा हो जाए, मतलब 360 डिग्री का एंगल पूरा हो जाए, वो इसका एक पिच है। और जब उस पिच को मेजर किया गया तो उसमें 10 बेस पेयर आ रहे थे, 360 टर्न एंड 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर आ रहे थे उसमें? अप्रॉक्सीमेटली, रफली 10 बेस पेयर, थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 पिच इज इक्वल टू कितना? 10 बेस पेयर्स, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उसको एक पिच मानेंगे, मैंने रैंडमली लिख दिया है थोड़ा। एंड इस पिच की लेंथ जो थी ना, वो कितनी आ रही थी? वो आ रही थी बच्चों 3.4 नैनोमीटर। उन्होंने बहुत सारे एक्सरे वगैरह सबको यूज करके सारे डायमेंशंस भी निकाले थे, है ना। तो जो लेंथ थी पिच की, वो मतलब पिच जो था वो कितना था? 3.4 नैनोमीटर, ओके। तो क्या ये बताता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि 10 बेस पेयर्स की टोटल डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, और मुझे इन 2 के बीच का डिस्टेंस बताओ, या इन 2 के बीच का बताओ, या इन 2 के बीच का बताओ, 2 बेस पेयर के बीच का। शर्त यह है कि हर बेस पेयर के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, जितनी दूर ये सीढ़ियाँ हैं उतनी ही दूर ये दोनों हैं, उतनी ही दूर ये दोनों हैं। तो आपको मैं सिंपल डायग्राम से अगर बताऊँ तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बना देते हैं 10, है ना। ये 10 बेस पेयर, ये जो 10 बेस पेयर हैं इसको हम बोल रहे हैं 3.4 नैनोमीटर, और हर 2 के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, बताओ कितना है? तो 3.4 अपॉन 10 कर दूं क्या? कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर।
तो बी डीएनए में दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 10 बेस पेयर इज इक्वल टू दिस, तो 1। तो मतलब इसको ऐसे लिखो कि डिस्टेंस बिटवीन, ये सब लिखना आप यहां पर अपनी एनसीईआरटी में, टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर जो कि इक्वल इंटरवल पर हैं वो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये उन्होंने अपने 4th पॉइंट में कहा। बस ध्यान रखना नीट में क्या होता है, कई बार नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में भी आ जाता है ना। तुम्हारी बुक में एंगस्ट्रॉम का रिलेशन बताया है, देखो यहाँ पर लिखा है, पहले तो लिखा है कि द पिच ऑफ हेलिक्स कितनी है, पिच ऑफ हेलिक्स है 3.4 नैनोमीटर। हेलिक्स का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है 360 डिग्री का एक टर्न, ओके। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच हेलिक्स इन ईच टर्न। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately, यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा है distance between a base pair, between a मतलब दो base pair है ना, between consecutive base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और अगर यहाँ पर, ये तो हम सबको पता है कि 1 मीटर में 10⁻⁻9 मीटर हो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम भी पता है क्या तुम लोगों को, 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन मांगू तुमसे तो तुम क्या कहोगे, एंगस्ट्रॉम छोटा है ना, तो 1 एंगस्ट्रॉम 1, या इसको ऐसे लिख लो तुम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम बोल सकती हूँ। तो मुझे कन्वर्ट करके बता दो, जब नीट में क्वेश्चन आया था एक बार तो ऑप्शंस में एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यूज भी थी। तो यहाँ पर अगर मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूँ इसको बच्चों, तो ये कितना एंगस्ट्रॉम होगा, इंटू 10 34 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना होगा इंटू 10 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 3.4 यहाँ भी और यहाँ भी है, यहाँ नैनोमीटर में था, यहाँ एंगस्ट्रॉम में, जरा सा गड़बड़ हुआ और बदल जाएगा आंसर तुम्हारा, 4 नंबर आते आते 5 चले जाएंगे, है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ढंग से पढ़ लेना वैल्यू किस में दी है, पहले तो ये रट लेना कि भाई एक पिच है 3.4 नैनोमीटर की, 10 होते हैं उसमें, तो 0.34, तुम तो एक ही वैल्यू याद रखो बस, नैनोमीटर्स वाली, अपने आप एंगस्ट्रॉम आए तो इंटू 10 करके निकाल देना। ठीक है, क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई आगे क्या लिखा है, 5th पॉइंट, एक और यूनिक फीचर दिया है इस मॉडल का, द प्लेन। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही थी बच्चों कि जैसे यहाँ पर तो हम जब डीएनए को बना रहे हैं तो ऐसे 2D पे हमने बना दिया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप डीएनए को देखोगे तो ऐसे वो एक प्लेन में नहीं है, मतलब 2 प्लेन में नहीं है, बल्कि डीएनए ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। तो वो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे सीढ़ियाँ ऐसे घूमती हुई जा रही हैं, तो मान लो ये बेस पेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं, वो ऐसे घूम गया, तो नेक्स्ट बेस पेयर ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे हैं, कुछ ऐसे डायगोनली भी हो सकते हैं अटैच, फिर वापस ऐसे हो गए, तो अलग अलग प्लेन्स में अटैच हैं वो, है ना। जब सीढ़ियाँ ऐसे घूमते हुए ऊपर जाएंगी, अगर डीएनए को हमने हेलिकली कॉइल कर दिया है तो सारे, जैसे मैं ऐसे बना रही हूँ सीढ़ियाँ, ये वाली सीढ़ियों में तो सारे एक के नीचे एक है, मैंने यूं फोर्स लगाया और धड़ाधड़ सारी टूट जाएंगी सीढ़ियाँ। लेकिन अगर ये ऐसे घूमी हुई हैं तो मुझे अलग अलग तोड़ने के लिए कोई इधर से अलग अलग एंगल से फोर्स लगाने पड़ेंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर एक प्लेन में नहीं है बल्कि इनका प्लेन एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है, कोई किसी में कोई किसी में, दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग, और उससे डीएनए में एडिशनल स्टेबिलिटी आती है। यहाँ लिखा है देखो कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग, दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स। ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक होता है, जेनेटिक्स में पढ़ना होता है डिटेल में, ठीक है, तुम तो बस स्टैकिंग वर्ड याद रखो। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स confer stability of the helical structure। तो स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर एंड क्योंकि दो स्ट्रैंड आमने सामने आए और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, तो इसकी वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आरएनए में ना तो बेस पेयरिंग है ना हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहाँ तो एक अकेला स्ट्रैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो 5 मेन पॉइंट्स क्या दिए इसने डबल हेलिक्स मॉडल ने, क्या कहा वॉटसन एंड क्रिक ने। पहली बात, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ निकले हुए हैं। दूसरा, दोनों चेन्स एंटी पैरेलल हैं, एक 5 to 3 है तो दूसरी 3 to 5 है। तीसरा, चेन्स जुड़ी कैसे हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एक प्यूरिन के सामने एक पैरिमिडीन है ATCG, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्टेंस है पूरे का,
जो उन्होंने कहा भाई 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना कहा उन्होंने? 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। फोर्थ उन्होंने कहा पिच अगर हम देखें एक हेलिक्स की, एक टर्न की, तो वो 3.4 नैनोमीटर है। तो दो के बीच का डिस्टेंस हो गया 0.34, क्योंकि एक पिच में एक टर्न में 10 बेस पेयर आते हैं, ओके। एंड लास्ट उन्होंने कहा कि जो बेस पेयर हैं वो स्टैक ओवर ईच अदर, अलग अलग प्लेन में है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रेजेंस डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया? जो बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनका एक 5 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। अगर आ जाए डबल हेलिक्स मॉडल को विद डायग्राम समझाओ तो तुम आराम से अब समझा सकते हो, अगर पक्के से पता सारे पॉइंट समझ में आ गए तो। पूछा है तुमसे एनसीईआरटी ने, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकली डिटेल्ड में जाके क्वेश्चन पूछा गया है, पर ये कह रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन है, तो यहाँ पर बच्चों एक्चुअली क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहती है, इसलिए डीएनए का जो डायमीटर है, या आप कह लो जो दो के बीच का डिस्टेंस है, दो स्ट्रैंड्स के बीच का, वो यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि चाहे ए के सामने टी आए या सी के सामने जी आए, इनका स्ट्रक्चर, प्यूरिन में हमने पढ़ा था ना 2 रिंग्स होती हैं, पायरिमिडीन में 1 रिंग होती है, तो उनके बीच में जो पेयरिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है, अब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एग्जैक्टली कौन से के बीच में, यहाँ से किसके बीच में और यहाँ से क्या कैसे बॉन्ड बनाता है, पर वो बॉन्ड की लेंथ रहती है कांस्टेंट। दैट्स व्हाई डीएनए का डिस्टेंस, यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से डबल हेलिक्स मॉडल। इसी के जस्ट बाद बच्चों आपको सेंट्रल डॉगमा समझाया है। सेंट्रल डॉगमा भी क्रिक ने ही प्रपोज किया। इस चैप्टर में क्रिक का नाम कई बार है, वॉटसन एंड क्रिक का साथ में तो 2 जगह है, एक तो डबल हेलिक्स मॉडल में, एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। क्रिक का नाम 2 और जगह है, एक तो यहाँ है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और एक टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, तो क्रिक ने क्या कहा भाई, द प्रपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकेम रिवॉल्यूशनरी। बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई इससे। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक, और फ्रांसिस क्रिक को एक और बात समझ में आई बच्चों यहाँ से, उन्होंने बोला सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया। सेंट्रल डॉगमा का मतलब पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। सेंट्रल डॉगमा दिया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें आप डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब की बात करते हो ना, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप हमेशा कहते हो कि सेल की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, उसी के अकॉर्डिंग सेल में प्रोटीन बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट करके एमआरएनए बनाता है। यहाँ पे क्रिप्ट वर्ड आ रहा है, क्रिप्ट का मतलब समझ लो तुम किसी चीज़ को छुपाना, तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए में कोडोन्स की फॉर्म में छुपा देता है। हम पढ़ेंगे कोडोन्स क्या होते हैं, और जेनेटिक कोड कह लो, कोडोन्स कह लो, ठीक है, जेनेटिक कोड लिख लो। और क्या होता है कि जेनेटिक कोड्स में छुपा देता है, क्रिप्ट कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। और लेटर ऑन इन कोड्स को पढ़ के प्रोटीन में बदल दिया जाता है। कैसे पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वो सब हम सीखेंगे ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो जितने भी डीएनए पर जीन हैं उन सबको आरएनए बनाना है, और उस आरएनए के अकॉर्डिंग सेल को अपने लिए प्रोटीन बनानी है। इसको उन्होंने नाम दिया कि भाई जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ना, वो एक डायरेक्शन में ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए बन जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो एक स्टेटमेंट में कहता है दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स। ऑप्शंस आ जाएंगे अलग अलग सीक्वेंस में, है ना, लेकिन नो डाउट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में उनका ये सेंट्रल डॉगमा एप्लीकेबल है। बट जब बच्चों रेट्रोवायरसेस के बारे में पता चला ना, रेट्रोवायरस पता है क्या तुम्हें क्या होते हैं? रेट्रो मतलब पुरानी थीम, बोलते हैं ना हम रेट्रो थीम है। रेट्रोवायरस मतलब दोज, या इसमें तुम यूँ लिख लो, रेट्रोवायरस का मतलब होता है वो आरएनए वायरस जिनमें एक एंजाइम होता है बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसने एचआईवी का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है,
जिसने ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ चैप्टर पढ़ रखा है उसने पढ़ा होगा HIV जब खुद को रेप्लिकेट करता है, हमारी बॉडी में जब HIV आता है तो वो खुद के RNA को हमारी सेल्स में डाल देता है, मैक्रोफेजेस में, और उसके साथ एक एंजाइम भी डालता है खुद, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब सोचो, मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी कोई सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, इससे एक वायरस अटैच हुआ, बैक्टीरियोफेज नहीं है, ये HIV है, बस डायग्राम वैसा बनाया है। इसके पास DNA नहीं है, इसके पास RNA है। इस RNA को इसने हमारी सेल में भेज दिया, बोला जाओ मेरी मल्टीपल कॉपीज बनाओ। तो ये कैसे बनाएगा? तो हमेशा ये जो RNA जब हमारी सेल में आता है उसके साथ एक एंजाइम भी आता है, RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस एंजाइम की मदद से ये RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके अपने जैसा DNA बनाता है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड है, DNA डबल स्टैंडर्ड है, बट ये RNA के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से ये एबिलिटी है कि ये DNA भी बना सकता है। नॉर्मली DNA से RNA बनता है ना, RNA से DNA थोड़ी ना बनता है हमारी सेल्स में, बट वायरल RNA जो होते हैं, है ना, उनमें भी वो वाले RNA वायरस जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो, वो RNA से भी DNA बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए यहाँ पर इस सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन लिखा है कि इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम RNA टू DNA। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? तो इसमें लिख लो, इस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों, भाई DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन, तो RNA से DNA का बनना क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बिना एंजाइम के कुछ नहीं होगा यहाँ पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने तुम लोगों को? रेट्रोवायरस। इसीलिए इनको रेट्रोवायरस कहते हैं, क्योंकि ये बैक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, रेट्रो, ठीक है। जैसे कि HIV, नॉट ओनली HIV, जो तुम TMV पढ़ते हो ना 11th में, टबैको मोज़ेक वायरस, RNA बनाया था उसमें हमने, वो भी एक रेट्रोवायरस है, ठीक है। क्लियर है क्या ये? तो इसको अगर मैं, और हाँ एक चीज़ और लिख लेना बच्चों, ये जो बात बताई थी ये क्रिक ने नहीं बताई थी, ये सारा कॉन्सेप्ट दिया था टेमिन नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसलिए ये मैंने वहाँ लिख दिया, यहाँ से हटा दूँ क्या? इसलिए इसको कहते हैं टेमिनिज्म। टेमिन बेल्टिमोर ने दिया था, इसलिए इसको कहते हैं टेमिनिज्म, ठीक है, टेमिनिज्म। ध्यान रख सकते हो, अगर रखो तो ठीक है, NCERT में है नहीं वैसे, ठीक है, एज गिवन बाय टेमिन। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को अच्छी तरह से? तो अगर मैं इसको एक लीनियर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ क्या, कि यहाँ पर RNA से पहले DNA बनेगा। नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ क्या? यहाँ बहुत कम जगह है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं कि अगर हमें रेट्रोवायरसेस के लिए सेंट्रल डॉगमा लिखना है तो रेट्रोवायरसेस का सेंट्रल डॉगमा कैसे होगा? पहले RNA से DNA बनेगा। यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड यू नो, जब मैं आपको कह रही हूँ कि सेल में वायरस का RNA आ गया, उसने DNA बना लिया, तो ये DNA हमारे DNA के साथ जाके जुड़ जाता है। अब इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो वायरस का RNA बनाने के लिए चाहिए, अंदर जाता है हमारे न्यूक्लियस में और हमारे DNA का पार्ट बन जाता है, घर में मेहमान की तरह आता है और घर पे कब्जा कर लेता है। पढ़ेंगे हम HIV में, ओके। और इससे ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाता है? ये एक सेगमेंट हो गया, ये वायरस का RNA बनाता है और वायरस के RNA को बाहर भेज के अपने ज़रूरत की प्रोटीन बना लेता है, और ये चारों तरफ चिपक के कोट बना लेती है। तो ऐसे नए नए वायरस प्रोड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। तो यानी वायरस में RNA से पहले DNA बना, पर फिर वो DNA हमारे DNA के साथ अटैच होकर वापस क्या करता है? वापस से RNA बनाता है और फिर RNA से ही प्रोटीन बनती है। समझ गए ना? यानी थोड़ा पार्शियली तो सेंट्रल डॉगमा यहाँ फॉलो हो रहा है, बट शुरुआत रिवर्स डायरेक्शन में हुई है इसकी, RNA से DNA का बनना। ओके, क्लियर? और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इस तरह जो DNA बनता है ना, दिस DNA इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA, इज कॉल्ड cDNA। इसको स्मॉल cDNA ऐसे लिखते हैं, आपको दिख जाएगा PYQs में, पुराने क्वेश्चंस में। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है RNA का, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बन रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री DNA।
ओके बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जेनेटिक्स में, पैराग्राफ छोटा सा होता है बट चीज़ें उसमें दुनिया भर की छुपी रहती है, इसीलिए जेनेटिक्स सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी जा सकती है। जेनेटिक्स में मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ अगर टाइम है तो खुद के ही नोट्स बनाओ, पढ़ना हमेशा एनसीईआरटी सामने रखकर, पर खुद के नोट्स बनाओ जब उस टॉपिक को समझ रहे हो तो, फिर आप चाहे से दोनों चीज़ों को सामने रखकर पढ़ो। ओनली नोट्स नहीं पढ़ने हैं आपको, एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही पढ़ना है सब बच्चों को, ठीक है, क्लियर, डन। तो ये जो हमने सीखा इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है बच्चों, देखना मैंने यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चंस लिखे हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमने ये डायमेंशन सीखे ना BDNA के, उस पर बेस्ड कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको नंबर ऑफ बेस पेयर दे देंगे और बोलेंगे DNA की लेंथ बताओ। हमने शुरू में पढ़ा था क्या इसी चैप्टर में कि लेंथ ऑफ DNA इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, याद है किसी को कि भूल गए? ये रहा एकदम स्टार्टिंग में, लेंथ ऑफ DNA इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, दैट इज बेस पेयर। तो यहाँ तो हमने जस्ट एक आइडिया लिया था, अब हम एग्जैक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ बेस पेयर हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दें क्या 0.34 से बच्चों, आ जाएगा क्या आंसर? देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ई कोलाई में हमने पढ़ा था इतने बेस पेयर होते हैं, है ना, तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ DNA ई कोलाई में, तो तुम्हें पता है 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। तो 4.6 इंटू 10⁶ को मल्टीप्लाई कर दो 0.34 नैनोमीटर से, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो नैनोमीटर में होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, लिख लेना जो भी वैल्यू आए, बस ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको नैनोमीटर से तुम ना मीटर में कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है, मीटर में नहीं बल्कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देखना। अभी तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी में ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्क्रिपेंसी है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर लिखा है इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई DNA इज 1.36 mm, नेक्स्ट टॉपिक में DNA की लेंथ दी है ई कोलाई में 1.36 mm, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो शायद यहाँ 1.46 ऐसा कुछ आता है बच्चों। करके देखना ज़रा फटाफट एक बार, मैं भी कर लूँ क्या, तुम करके देखना ज़रा कितना आ रहा है ये, कितना आया? ये आया है 1564, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया ना 1.564, 1.56 लिख लेते हैं, ओके 1.56 इंटू 10⁶ नैनोमीटर, ये आ रहा है भाई मेरा आंसर। तो तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या, देख लो एक बार करके। और जब मैं तुम्हें कह रही हूँ इसको मिलीमीटर में चेंज करो तो क्या ये 1.56 मिलीमीटर हो जाएगा? आप इसको चेंज करके देख लेना, ये नैनोमीटर है, आप पहले चाहे से मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 करोगे, फिर मिलीमीटर के लिए 10⁻³ करोगे, तो -6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी तो नहीं सिखाऊंगी, बेसिक मैथ्स है, तो 1.56 mm हो गया, ठीक है। तो वैसे तो एग्जैक्टली यही आ रहा है इस डेटा से, बट एनसीईआरटी में लिखा है, अभी तक तो कोई करेक्शन हुआ नहीं है कि ये 1.36 की जगह 1.56 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, ठीक है। तो फिर वही ना, एनटीए को ऐसी चीज़ों पर तुम्हें परेशान करने का मौका मिल जाता है, या फिर एनटीए चल जानबूझ के नहीं करता तो तुम परेशान हो ही जाते हो। तो होपफुली ऐसे केसेस में ऐसे ऑप्शंस ना आए जो तुम्हें उलझाएं, ठीक है, यही प्रे कर सकते हैं हम, तो भाई यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। ऐसे ही ह्यूमंस में निकालने को बोल दूँ तो मैं तुम्हें, निकाल सकते हो क्या लेंथ ऑफ DNA? बता दो ज़रा निकाल के, कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ DNA? सेम फॉर्मूला, हमारे DNA की क्या लेंथ है, ये मैंने डिप्लॉयड कंटेंट लिखा है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स में इतने बेस पेयर होते हैं हमारे, ठीक है, उन्हीं से जोड़ के तो पूरा DNA बनाना है। तो मैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई कर दूं 0.34 नैनोमीटर से, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आंसर आता है लगभग, फिर से करके देखना पड़ेगा, तुम भी कर लो, 2264, तो 2.2 मान लूँ क्या मैं इसको, 2264, 2.2, ठीक है। तो ये नैनोमीटर में आ रहा है बच्चों, 2.2 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो मीटर में बदलना बड़ा आसान है,
10⁻⁹ करो, दोनों को कैंसिल करो तो ये 2.2 मीटर ही हो गया। बिल्कुल ठीक है। 11th में भी पढ़ा था हमने सेल चैप्टर में कि ह्यूमन डीएनए की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर होती है। सोचो कहाँ तो 1 मिलीमीटर, कहाँ 2 मीटर, इतना डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें भी लिखा हुआ है, लिख रहा है क्या, ये रहा 2.2 मीटर होता है ह्यूमन डीएनए। एक टिपिकल मैमेलियन सेल में जो डीएनए की लेंथ है, टिपिकल मैमेलियन में, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमंस का। ठीक है, हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली यही बेस पेयर्स का नंबर रहता हो, तभी पॉसिबल है भाई ये तो इस चीज़ को आप किसी भी चीज़ के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दें कि दिस इज द नंबर ऑफ बेस पेयर, लेंथ ऑफ डीएनए निकालो, या दिस इज द लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ बेस पेयर निकालो, तो लेंथ ऑफ डीएनए को क्या करना, 0.34 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे। और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन में हमने देखा ना कि टोटल प्यूरिन और टोटल पैरिमिडीन बराबर होती हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देखो एक क्वेश्चन सिखा देती हूँ, एक तुम खुद कर लेना। इन अ डीएनए 30% एडेनिन इज प्रेजेंट। चलो ये तो इजी है, तुम खुद करना, ये मैं करा देती हूँ तुम्हें। ठीक है, क्योंकि फिर कहोगे मैम ये टफ है, फिर आएगा मुझे पता है कमेंट, मैम हुआ नहीं हमसे। अगर एक डीएनए में बेस पेयर का नंबर दिया है तुमको, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, और कहा है कि इस डीएनए में एडेनिन है 20%, तो पहले तो मुझे ये बताओ, तुम लॉजिक लगा सकते हो क्या कि अगर किसी डीएनए में एडेनिन 20% है तो बट ऑब्वियस कि एडेनिन के सामने थायमिन होता है, थायमिन भी 20% ही होगा क्या बच्चों, क्योंकि एडेनिन के सामने ही होता है थायमिन। अगर 20% एडेनिन है तो 20% ही थायमिन होगा। तो A + T कितना होगा, 20 + 20 40, और हम 100 मान के चल रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब C + G कितने होंगे, 100 - 40, यस और नो, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 100 - 40 कर दूं मैं तो C + G आ जाएगा क्या 60, और C और G बराबर होते हैं क्या, जितने साइटोसिन उतने ही सामने गुआनिन, तो 60/2 कर दूं, तो इंडिविजुअली साइटोसिन 30%, गुआनिन 30%, एडेनिन 20% और थायमिन 20%। ये कैलकुलेशन हर जगह काम आएगी, ऐसे ही करनी है। इस क्वेश्चन में भी करनी हो, 30% एडेनिन है तो 30% ही थायमिन होगा, 30 + 30 60, 100 - 60 40, 40 / 2 20, तो 20% दो बाकी दोनों होंगे, है ना। हमेशा इस तरह से 2-4 चीज़ें लिख कर करना तो समझ में आ जाएगी तुमको कि मैम ने क्या बोल दिया ये जल्दी जल्दी में, है ना। तुम्हें आदत थी ना, धीरे धीरे पढ़ने की आदत है, इसीलिए मैंने लिख दी है यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ परसेंटेज नहीं पूछा बच्चों, यहाँ तो परसेंटेज पूछा है, पर यहाँ तुमसे बोला है नंबर ऑफ साइटोसिन बताओ, तो ये हमने 100 मान के किया है, यहाँ पर 160 बेस पेयर हैं, तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, इस क्वेश्चन को आगे भी करना पड़ेगा। अगर बेस पेयर 160 हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं बच्चों, टोटल बेस कितने हैं, इसका डबल यानी 320, 320 का 20% और 30% तो हमें सिर्फ साइटोसिन का नंबर पूछा है, तो 320 का क्या करें हम, 30% निकाल लें, जो भी नंबर आएगा, क्या आ रहा है 96 आ रहा है भाई मेरा, तो वो किसका नंबर है, 96 साइटोसिन आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए, 96 ही गुआनिन आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए। 96 + 96 जो भी आ रहा है उसको 320 में से माइनस कर दो, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो, वो इन दोनों का नंबर है, या सीधा 320 का 20% निकाल लो। ठीक, समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई डाउट है क्या, लगा लो और दिमाग इस क्वेश्चन में एक बार। ठीक है बच्चों, कर लोगे ना ये क्वेश्चन, सिंपल है। चलिए अब इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड हमें ये समझना है कि जब डीएनए का मॉलिक्यूल इतना लंबा है, यूकैरियोट में तो इट इज 2 मीटर लॉन्ग, एक छोटी सी सेल जो हमें दिखती भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर मैं आपको कह दूं 2 मीटर लंबा धागा पैक करो, कैसे पॉसिबल है, कैसे किया होगा नेचर ने ये चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल किया, तभी तो हम एग्जिस्ट करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पैकेजिंग ऑफ दिस डीएनए अकर, प्रोकैरियोट में कैसे होती है और यूकैरियोट में कैसे होती है। प्रोकैरियोट में तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको शुरू से पता है कि एक बैक्टीरियल सेल में कोई न्यूक्लियस जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना उसको बच्चों हाईली कॉइल्ड कर देते हैं, ऐसे ही जस्ट कॉइलिंग करते जाते हैं उसकी, ठीक है, और वो बस सिंपली इसी सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसको आप नाम दे देते हो न्यूक्लियोइड। कहाँ पड़ा हुआ है ये,
साइटोप्लाज्म में ही है, कोई इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बट अगर हम हमारी बात करें यूकैरियोट्स की तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी पैकेजिंग होती है जिसको समझाया जाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल से। किससे समझाया जाता है? न्यूक्लियोसोम मॉडल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट में क्वेश्चंस आते हैं इस पर। न्यूक्लियोसोम मॉडल के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हिस्टोन प्रोटीन्स की। तो हमने सेल चैप्टर में भी सीखा था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है नॉन हिस्टोनिक, यहाँ पे नो हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट के डीएनए को कॉइलिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स की, हिस्टोन प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन्स की ज़रूरत तो इनको भी है पर वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, अभी बताऊंगी क्या। तो उनकी ज़रूरत सिर्फ यूकैरियोट्स को है। तो हिस्टोनिक डीएनए यूकैरियोट्स में, नॉन हिस्टोनिक डीएनए प्रोकैरियोट में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे पहले तो उन्होंने ये कैलकुलेशन समझाई है कि अगर हम इस कैलकुलेशन को करें तो हमें मिलेगा कि टिपिकल मैमेलियन सेल का डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। स्पेसिफिकली बात हो रही है यहाँ पे ह्यूमन जीनोम की। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। नॉर्मली मैमेलियन सेल में न्यूक्लियस का साइज देखो 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना छोटा सा डायमीटर है। ओके, तो फिर कैसे ये पैकेजिंग हुई उसको अभी हम आगे समझेंगे। पहले इन्होंने प्रोकैरियोट की समझाई है कि अगर हम प्रोकैरियोट का, जो हमारे में तो आया था 1.56 mm, अगर हम इसका क्या करें, डीएनए देखें तो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाई तो मैं इस पूरे डीएनए को पूरे साइटोप्लाज्म में बिखेर दूँ। ये ऐसे फैला नहीं पड़ा है, एकदम एक जगह पर सिमटा हुआ है, एक जगह पर इकट्ठा हो रखा है। और कैसे करा गया इसको? हाईली कॉइल्ड करके। और वो जब इसको ऐसे हाईली कॉइल्ड कर रहे हैं हम, तब कुछ प्रोटीन्स भी चाहिए हमको, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को पता है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है? नहीं पता तो अब ध्यान रखना। डीएनए बच्चों हमेशा, नाम में ही आ रहा है, एसिडिक नेचर का होता है एंड डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डू रिमेंबर। तो अगर हम डीएनए की पैकिंग करना चाहते हैं तो जो प्रोटीन्स हम यूज़ लेना वो होनी चाहिए एसिड की जगह बेसिक और पॉजिटिवली, नेगेटिवली चार्ज की जगह पॉजिटिवली चार्ज, तब जाके बात बनेगी। वरना आप नेगेटिव डीएनए को नेगेटिव प्रोटीन्स पे लपेटोगे तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। प्रोटीन्स की जरूरत क्यों पड़ रही है आप समझ रहे हो यहाँ पे, कि डीएनए को जब हम ऐसे लपेट रहे हैं ना तो नीचे एक बेस चाहिए, किस चीज़ पर हम उसको कॉइल करें। जैसे आप चरखी पे मांझा नहीं लपेटते, धागा नहीं लपेटते पतंग उड़ाने का, बिल्कुल वैसे सोचो इतनी सी चरखी में आप कितना सारा मंझा लपेट देते हो, है ना। तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पर है हमारे में भी और प्रोकैरियोट में। लेकिन प्रोकैरियोट में बहुत ही सिंपल पैकेजिंग है, कुछ प्रोटीन्स पर डीएनए को कॉइल्ड कर दिया जाता है और वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, बट यस वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। ओके, क्योंकि डीएनए तो चाहे बैक्टीरिया का हो चाहे हमारा हो, नेगेटिवली चार्ज ही है। ये मिक्स मत कर देना आप चीज़ें। ओके, तो यहाँ लिखा है कि डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज is held with some proteins which have positively charged in a region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large loops, जो मैंने ऐसे ऐसे बनाए, held by proteins. ये proteins कैसी हैं? Positively charged है। और लिख देना these are not histone proteins. ये बिल्कुल भी हिस्टोन्स नहीं है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स का कोई यूज़ ही नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे डीएनए की बात करें तो हमारा डीएनए बच्चों कैसे पैक होता है समझना। मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू पूरा समझा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे कि ये हमारा डीएनए है, इसको रैप करना था। तो समझना नेचर ने क्या किया, नेचर ने मदद ली कुछ प्रोटीन्स की, जैसे प्रोकैरियोट में ली थी। प्रोकैरियोट में वो प्रोटीन अलग थी, हमारे में अलग है। हमारे में उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो रेड कलर का दिखाया है आपको एक मोती टाइप, ये हिस्टोन प्रोटीन है ना। तो नेचर ने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन में भी एक अकेली प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं, 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उठा के उनको जोड़ दिया। ये है ऑक्टामर। ये जो एक दिख रहा है आपको, एक सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये एक ऑक्टामर है। ऑक्टामर क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, और ऐसा एक जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को जोड़ के एक ऑक्टामर बनाना, ऐसे खूब सारे ऑक्टामर बना के मैं रखती जा रही हूँ। समझना बात, खूब सारे ऑक्टामर रख लिए मैंने, ये रहे खूब सारे ऑक्टामर। ठीक है, अब वो जो डीएनए उनको इस पर रैप करना, ऐसे दूर, इतनी दूर दूर नहीं है, ये बहुत पास पास हैं,
पर वो समझाने के लिए ऐसे दिखाया है तुमको, ठीक है। पास पास में रख लिए, अब उन पे मैं डीएनए रैप करती जा रही हूँ। भाई एक ऑक्टामर है उसकी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन होगा, तो उस पर जितना डीएनए रैप हो पाएगा उतना ही होगा। फिर आगे वाले पे कर दो, फिर और आगे वाले पे कर दो। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि एक ऑक्टामर पे जितना डीएनए रैप होता है वो 200 बेस पेयर लेंथ होता है। 200 बेस पेयर लंबा डीएनए एक ऑक्टामर पे आराम से लिपट जाता है, उससे ज़्यादा नहीं आता उस पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑक्टामर भी बहुत छोटे हैं बच्चों, आप चरखी मत समझ लेना इसको सीधा भी, बहुत छोटा प्रोटीन कितनी छोटी सी होती है ना, तो उस पर हम डीएनए को रैप कर रहे हैं, ओके। तो हमने खूब सारे ऑक्टामर्स को पास 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 रख लिया और डीएनए को रैप करते गए। हर ऑक्टामर पे स्टैंडर्ड 200 बेस पेयर डीएनए लिपटता जा रहा है, इस पे 200, इस पे 200, इस पे 200, ठीक है। और ये एक यूनिट बन गई है ना। इन ऑक्टामर को भी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब अलग अलग ऑक्टामर हैं, पीछे ये रहा। फिर ये जो ऑक्टामर थे ना, ये भी पूरा डीएनए को बहुत लंबे, मतलब जो एक बात और समझना आप यहाँ पर कि जो मैं आपको कह रहा हूँ ना 2 मीटर लंबा डीएनए है, उस 2 मीटर लंबे डीएनए को पहले नेचर ने 46 क्रोमोसोम में डिवाइड किया है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको एक क्रोमोसोम कैसे बना वो समझा रही हूँ, ऐसा सारे क्रोमोसोम्स में रिपीट हुआ है। तो एक क्रोमोसोम में जितना पर्टिकुलर डीएनए लपेटना था, उस डीएनए को हमने पहले जितने भी रिक्वायर्ड ऑक्टामर लगे उनको पास पास जोड़ती गई और उस पर डीएनए रैप करते गए हम, ठीक है। पर अभी भी ना बहुत लंबा साइज आ रहा था, वो भी न्यूक्लियस में फिट नहीं हो रहा था। तो वो जो ऑक्टामर्स पे लिपटा हुआ डीएनए बना ना, उसको हमने स्प्रिंग की तरह पूरे स्ट्रक्चर को कॉइल कर दिया। देख रहे हो आप, स्प्रिंग की तरह कॉइल कर दिया दोबारा इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये बहुत बड़ा लंबा स्ट्रक्चर बना होगा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको ऐसे स्प्रिंग की तरह कॉइल कर दिया। जैसे आप फिजिक्स में वो सोलेनॉइड नहीं पढ़ते, लगभग वैसा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है बट कुछ बुक्स में इसको लिखा रहता है, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है भाई। कर दिया। और फिर भी अगर लग रहा है कि अभी भी यार ये फिट नहीं बैठ रही, स्प्रिंग भी लंबी है, न्यूक्लियस से बाहर निकल रही है, तो अब फिर दोबारा फर्दर उसको क्या करो, और ज़्यादा कॉइल करते जाओ। देखो अब ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को भी मैं ऐसे वापस से कंडेंस कर रही हूँ, समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, कि थोड़ा प्रैक्टिकल इसको समझना मुश्किल होता है, बट बस आप यूँ समझ लो चीज़ों को हम कॉइल करते जा रहे हैं जब तक कि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमने और फर्दर, आप देखो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। पहले डायमीटर था 11 नैनोमीटर, फिर ये जब स्प्रिंग कॉइल की तो 30 नैनोमीटर हो गया, फिर इस स्प्रिंग को भी फर्दर कॉइल किया तो 300 नैनोमीटर हो गया। तो विड्थ बढ़ रही है ना, जैसे चरखी पे आप धागा लपेटते जाते हो तो मोटा होता जाता है ना, बस वैसा केस है, ठीक है। फिर जाके फाइनली 700 नैनोमीटर तक जब ये आ जाता है, तब हमने इससे बना दिया, ये फाइनली बन गया एक क्रोमैटिड, जो नॉर्मली तो एक ही फॉर्म में होता है। और ये ऐसा थोड़ी ना दिखता है हमको सेल में, क्रोमोसोम थोड़ी ना दिखता है हमें, तो सेल में बिखरा हुआ नेटवर्क दिखता है धागों का, इतना कंडेंस नहीं दिखता हमें। जब सेल इंटरफेज में होती है, नॉर्मली G1 G2 में होती है, तो हमें क्रोमोसोम दिखते हैं क्या सेल में? जिसने सेल डिवीजन पढ़ा है उसको बात समझ आ रही हो कि मैम क्या कह रही हैं। हम हमेशा न्यूक्लियस को ऐसे बनाते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क बनाते हैं। तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क में हम पता है क्या बना रहे होते हैं, हम ऐसे 46 क्रोमोसोम्स बना रहे होते हैं, पर वो क्रोमोसोम है ही नहीं, इस फॉर्म में है ही नहीं वो सेल में, वो तो ऐसे बिखरे हुए धागों की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर जितना पॉसिबल है पास पास हैं तो अलग अलग 46 पीसेस, बट एकदम एक दूसरे पर एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको आप कहते हो क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये हमें ऐसा कब दिखेगा, जब सेल मेटाफेज में जाती है। मेटाफेज में ये सारे अलग अलग प्रोफेज में अलग हो जाते हैं और मेटाफेज में सारे एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, तब जाके हमें समझ आता है कि अच्छा इसकी पैकिंग इस तरह से हुई थी। वरना नॉर्मली सेल में ये दिखता है क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में, और मेटाफेज में ये दिखता है किस फॉर्म में बच्चों, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो अब ये समझ में आया क्या तुम्हें कि क्रोमोसोम और डीएनए में क्या फर्क है। डीएनए तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, जब उस डीएनए की पैकेजिंग फर्दर पैकेजिंग करते जाते हैं तो जो हाईली कंडेंस फॉर्म बनती है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में डीएनए अकेला होता है या हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लिपटा हुआ होता है, उनके साथ होता है। एंड इवन आपकी बुक में लिखा है कि जब ये फर्दर पैकेजिंग कर रहे होते हैं ना और लपेट रहे होते हैं इसको, तो फिर कुछ और प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये देखो एनसीईआरटी में एकदम लास्ट में लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे NHC प्रोटीन।
शुरू में तो ज़रूरत पड़ी हिस्टोन प्रोटीन की, और बाद में ज़रूरत पड़ी फर्दर पैकेजिंग पर, हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग पर, NHC प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बैक्टीरिया वाली अलग है, ये अलग है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? और तो इस पूरे मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल क्यों कह रहे हैं? न्यूक्लियोसोम तो मैम आपने बताया नहीं इस पूरे में। सुनो ध्यान से, अगर ये एक ऑक्टामर है, अगर ये एक ऑक्टामर है जिसमें मैं तुम्हें कह रही हूँ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, है ना। इसको मिलाकर हम ये जो ग्रीन कलर से बनाया, दिस इज एन ऑक्टामर। तो इस ऑक्टामर पर DNA रैप किया मैंने, जैसे इन्होंने किया है। ये पीछे से घूमता हुआ आ रहा है, फिर ये ऐसे पीछे से घूमता हुआ निकल रहा है, दिख रहा है आपको? ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये कितना DNA है? 200 बेस पेयर लॉन्ग DNA है। इसको मैंने किस पे रैप किया है? एक हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप किया है। तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम। 1 हिस्टोन ऑक्टामर प्लस द रैप DNA ऑन इट इज कॉल्ड अ, इसको और इसको मिलाकर क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसोम। 1 न्यूक्लियोसोम यानी 8 प्रोटीन्स का एक मोती जिस पर DNA लिपटा हुआ है। इस एक यूनिट को एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ऐसे खूब सारे न्यूक्लियोसोम तुम्हें आपस में जोड़ने हैं क्या? कहा ना मैंने, खूब सारे ऑक्टामर रखो, फिर उस पर DNA रैप करो, तब जाके एक क्रोमोसोम का DNA रैप होगा। ऐसे 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, है ना। तो इनको पास पास रखें हम। तो जब ये हिस्टोन ऑक्टामर्स को पास पास रखते हैं तो कहीं ये बिछड़ ना जाए, खुल ना जाए, तो इनको आपस में चिपकाने के लिए एक लिंकर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो होता है H1 प्रोटीन। ये रहा, वो भी हिस्टोन ही होता है। आपको डिटेल में नहीं दिया, लेकिन ये जो ऑक्टामर है ना, इसके अंदर होता है बच्चों H2A, H2B, दो होते हैं सारे, H3 और H4। समझ रहे हो? H1 नहीं होता इस ऑक्टामर में। H2 की 2 यूनिट, A और B, A भी 2, B भी 2, H3 के 2 और H4 के 2, हो गए 8। और अगर मेरे को यहाँ पर एक और न्यूक्लियोसोम लगाना है, फिर एक और लगाना है, फिर एक और लगाना है, तो हर 2 ऑक्टामर के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए यहाँ लगा हुआ है एक H1 हिस्टोन। दिस इज H1 हिस्टोन। जस्ट अ मिनट, दिस इज H1 हिस्टोन। लिख रहा है तुम्हारी बुक में, देखो कुछ थ्योरी में लिख देते हैं, कुछ डायग्राम में दे देते हैं। दिस इज अ लिंकर प्रोटीन। ये यहाँ पर 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक कर रहा है। फिर ये DNA बस कंटिन्यूएशन में ऐसे 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 लपेटते जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो जब ये पूरा ऐसे लिपट जाएगा उसके ऊपर, और मैं आपको कह रही हूँ कि इंटरफेज में अगर आप सेल को देखोगे तो आपको क्रोमोसोम तो दिख नहीं रहे। आपको तो सेल में क्या दिख रहा है? आपको तो ये मान लो ये न्यूक्लियस दिखाया है, न्यूक्लियस के अंदर खूब सारे धागे दिख रहे हैं। तो ये धागे पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे दिखते हैं बच्चों? ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला हो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स क्या है यहाँ पे? ये जो छोटे छोटे गोल 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 मोती दिख रहे हैं तुम्हें, बीड्स, ये न्यूक्लियोसोम ही तो हैं, या नहीं है? न्यूक्लियोसोम मतलब ऑक्टामर प्लस उस पर रैप DNA आ गया, और जब इनने जुड़ के एक स्ट्रिंग बना दी तो स्ट्रिंग क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिड कह दो, सिंगल है तो क्रोमैटिड कह दो। क्रोमैटिड तो दिख नहीं रहा, क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्रोमैटिन लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द न्यूक्लियोसोम। इन पे DNA लिपटा हुआ है, अलग से नहीं है DNA, ये DNA इन पे लिपटा हुआ है बच्चों। ठीक है, एंड तो बीड ऑन स्ट्रिंग यानी न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन। एक क्रोमैटिन में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे वो भी हम आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई एक जो क्रोमोसोम है उसमें इतने बेस पेयर होते हैं, या पूरे ह्यूमन में बता दूं कि हमारे ह्यूमन DNA में इतने बेस पेयर हैं, तुम्हें पता है, तो बताओ टोटल कितने न्यूक्लियोसोम लगेंगे उनको बांधने में? तो हमें पता है 200 बेस पेयर के लिए एक न्यूक्लियोसोम, तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर के लिए कितने न्यूक्लियोसोम? निकाल सकते हो कि नहीं? ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालने हैं तो नंबर ऑफ बेस पेयर अपॉन 200 कर लो। तुम ह्यूमंस का निकाल लेना। ह्यूमंस में नंबर ऑफ बेस पेयर तुम्हें पता है, अपॉन 200 कर देना। जो भी नंबर आएगा उतने न्यूक्लियोसोम हमारे DNA को पैक करने के लिए चाहिए। ठीक है, फटाफट NCERT से पढ़ के खत्म करते हैं इस टॉपिक को। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स
देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन्स कैसी होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, और एसिडिक की जगह बेसिक, कोई रटने वाली बात नहीं है। डीएनए की प्रॉपर्टी याद है तो हिस्टोन की जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताया तुमको कि क्यों हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक प्रोटीन है, तो हमेशा ध्यान रखना हिस्टोन इज रिच इन एलए, लॉस एंजल्स, हिस्टोन इज, अमेरिका में सिटी है ना एलए, नहीं पता, लॉस एंजल्स, एलए, एल मतलब लाइसिन, ए मतलब आर्जिनिन, ये रहा, बहुत बार आया नीट में क्वेश्चन। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। यहाँ रेजिड्यू वर्ड देख के उलझ मत जाना, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, 2 3 4 5 जुड़ते जाते हैं तो -H2O निकलता जाता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, तो अमीनो एसिड को अमीनो एसिड ना कह के अमीनो एसिड रेजिड्यू कह देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब रेजिड्यू रह गया ना, अमीनो एसिड का मेन फॉर्मूला नहीं रहा, -H2O निकल गया, बस इसलिए। बायोमोलिक्यूल में सीखा था हमने पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, भूल गए तो अब कोई बात नहीं, ठीक है, अब दोबारा नहीं पढ़ा रही मैं उस चीज़ को, देख लेना वहाँ जाके। तो बस मैं तो ये बता रही हूँ कि रेजिड्यू वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखा है अ प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन पे फाइनल चार्ज क्या आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से अमीनो एसिड उसमें सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि एक प्रोटीन में तो बहुत तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, हेट्रोपॉलीमर है ना प्रोटीन, तो कौन से अमीनो एसिड का अबंडेंस है, कौन से अमीनो एसिड रेजिड्यूज का अबंडेंस है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अमीनो एसिड पे चार्ज किस पे डिपेंड करता है बच्चों, किसी भी अमीनो एसिड में ऐसा फॉर्मूला होता है कि अमीनो एसिड का, ये तो फिक्स होते हैं 3 और एक आर ग्रुप होता है, तो इस आर ग्रुप पे कुछ ना कुछ साइड चेन्स वगैरह कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, उस साइड चेन पर क्या चार्ज है उससे डिपेंड करता है अमीनो एसिड का चार्ज, और कौन से अमीनो एसिड प्रोटीन चेन में ज़्यादा हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले, उससे डिसाइड करता है प्रोटीन का चार्ज, ठीक है। तो हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, बोथ रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स, सो हिस्टोन्स आर ऑर्गन, ठीक है, इन देयर साइड चेन्स, दैट वाई हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक प्रोटीन, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन भी कैसे हैं, ये खुद भी बेसिक है एंड पॉजिटिव है, तो हिस्टोन भी कैसी बना दी इन्होंने, बेसिक एंड पॉजिटिव, जो एसिडिक एंड नेगेटिव डीएनए को रैप करने के लिए चाहिए, ठीक है। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, अच्छा ये रह गया सॉरी ऊपर एक पॉइंट, कि ऐसी जो हिस्टोन्स हैं उन्होंने क्या किया, पहले उन हिस्टोन्स ने 8 की यूनिट में मतलब ऑर्गेनाइज होकर ऑक्टामर्स बनाए, ऑक्टामर को अकेले को न्यूक्लियोसोम मत कहना। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged octamer to form a nucleosome. What is nucleosome? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसोम मतलब 1 हिस्टोन ऑक्टामर प्लस रैप डीएनए। इस अकेले ऑक्टामर को न्यूक्लियोसोम मत कह देना, जब न्यूक्लियोसोम पे डीएनए रैप हो जाएगा तो उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट 200 बेस पेयर, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट, बार बार ऐसे न्यूक्लियोसोम जुड़ते जाएंगे और उनके जुड़ने से एक लंबी स्ट्रिंग बन जाएगी जिसको आप कहोगे क्रोमैटिन, धागे बन जाएंगे, जितने 46 हैं तो 46 धागे। थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस, जब भी आप न्यूक्लियस को इंटरफेज में देखोगे तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखते, आपको क्रोमैटिन दिखता है, दिस इज इंटरफेजिक, इंटरफेज में दिखेगा न्यूक्लियस, मेटाफेज में तो न्यूक्लियस जैसा कुछ होता ही नहीं है ना, गायब हो चुकी थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में ही, इसलिए बोलते हैं सारे कॉन्सेप्ट को रिलेटेड है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो कुछ दिखता ही नहीं है, न्यूक्लियस एक डॉट जैसा दिखता है, सिर्फ अगर दिख जाए तो, स्टेन हो जाए तो प्रॉपर्ली, ठीक है। सो आपसे पूछ लिया, देखो यहाँ पे, हाउ मेनी सच न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मेमेलियन सेल, तो फॉर्मूला बता दिया मैंने, निकाल लेना, नंबर ऑफ बेस पेयर अपॉन 200 कर देना, आ जाएगा आंसर, कितने न्यूक्लियोसोम लगेंगे। द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज फर्दर पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स, फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये क्रोमैटिन की फॉर्म में नहीं रहते ये धागे, और फर्दर कंडेंस होते जाते हैं और मेटाफेज में दे अपीयर एज अ क्रोमोसोम, ठीक है। द पैकेजिंग, ये तो एक लाइन हो गई खत्म, अब ये वापस बैक पे जा रहा है, कह रहा है कि जब क्रोमैटिन में पैकेजिंग हो रही थी तो द पैकेजिंग
ऐसे करती है एनसीईआरटी, कुछ कहीं लिख दिया कुछ कहीं लिख दिया। ऐसा लग रहा है इसके कंटिन्यूएशन में, इसके में नहीं, अलग है ये स्टेटमेंट कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल, जब हायर लेवल पर पैकेजिंग हो रही थी ना, यहाँ समझ लो तुम ये वाली हायर लेवल पैकेजिंग, इट रिक्वायर सम एडिशनल प्रोटीन्स, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल जाते हैं बच्चे जनरली पढ़ना इसको। collectively referred as NHC, non-histone proteins in a typical nucleus। एक लास्ट पॉइंट और समझ लेना कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि जब हम सेल को नॉर्मली देख रहे हैं, जब हम सेल को नॉर्मली देख रहे हैं बच्चों, तो हमें सेल के न्यूक्लियस में धागों का नेटवर्क दिख रहा है जो एक दूसरे पर लिपटा हुआ है। यस और नो? ओके, इस नेटवर्क को जब स्टेन करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है वो तो हमको दिखता है डार्कली स्टेन्ड, बट ऑब्वियस वहाँ ज़्यादा कॉइलिंग है तो आपको डार्क स्टेन्ड ही दिखेगा। और कुछ रीजन हमको दिखता है लूजली, लाइटली स्टेन्ड, लाइटली, हल्का स्टेन और डार्क स्टेन। कुछ जगह बहुत गहरे गहरे हो जाती हैं, कुछ जगह हल्की रह जाती हैं। तो ये क्या बताती हैं? जो हल्की हल्की रह गई हैं इसका मतलब वहाँ पैकिंग भी थोड़ी लूज है ना, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग नहीं है, थोड़ी लूज पैकिंग है, तो ये लूजली पैक्ड क्रोमैटिन को बताती है क्या? यस और नो? और जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेनिंग हो गई है वो डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन को बताती है क्या? डेंसली, भाई एक धागा लो आप, उस धागे को लपेटते जाओ एकदम, ठीक है, एकदम लपेटते हो, यहाँ तो खूब सारा लपेट दो, यहाँ हल्का सा ही लपेटो। अब कलर डालो, जहाँ खूब सारा है वहाँ डार्क दिखेगा ना, और जहाँ कम है, धागा कम है, तो स्टेन भी कम है, लाइट दिखेगा। सीधी सी बात है, जो लूजली पैक्ड है वो लाइट दिखेगा, जो डेंसली पैक्ड है वो डार्क दिखेगा। तो ये जो लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है ना बच्चों, ये ही एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है। सेंट्रल डॉग्मा में हमने बोला था ना अभी, यही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। कॉइलिंग कम है, आराम से काम कर रहा है, भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन को बोलते हैं ट्रू क्रोमैटिन। जो सेल का ट्रू क्रोमैटिन है दैट इज यू क्रोमैटिन, यू वर्ड ट्रू के लिए आता है। और ये जो डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन है ये इनएक्टिव पड़ा रहता है। इसका काम कुछ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता ये, तो इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। इसका रेशो बहुत कम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, मोर देन 90% ये होता है, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तो बस यही लास्ट में लिखा हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो इम्पॉर्टेंट है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, ठीक है, स्टेन लाइट referred as euchromatin, while the densely packed and darkly stained is known as heterochromatin। दोनों में से फंक्शनली एक्टिव कौन है? रटने वाली बात नहीं है। यूक्रोमैटिन, ट्रू क्रोमैटिन जो लूजली पैक्ड है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, वेयर एज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव, ठीक है। बस दिस इज अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्लियर है क्या? समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से? तो भाई ये हमारा डीएनए वाला पार्ट हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट, एकदम डिटेल में जाकर मैंने समझाया है आप लोगों को। एक बार खुद से इसको दोबारा पढ़ लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट सेशन में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि ये जो सर्च थी, मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि डीएनए क्या है कैसा है, पर फिर भी एक और क्वेश्चन साइंटिस्ट जेनेटिसिस्ट के दिमाग में था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो सेल में पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, तीनों लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं। तो ये बातें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई? अगेन जब वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आया था ना 1953 में, उसी के जस्ट एक साल पहले बच्चों 1952 में ही हर्शे एंड चेज ने प्रूफ किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ गई थी, इसीलिए फटाफट 53 में उन्होंने एफर्ट शुरू किए और अपना मॉडल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, गुड बाय।